तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लगातार तैयारियां जोरों पर हैं, चाहे विपक्षी दल कांग्रेस हो, यूकेडी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, और दूरस्थ गांव तक छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनका जा रहा है, लोगों तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इससे लग रहा है कि बीजेपी जो फोरफ्रंट पर अभी तक थी वो कहीं ना कहीं अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं तक भी भेजने को तैयार है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, आप लोग कहते हैं बूथ स्तर से लेकर पन्ना स्तर तक पन्ना प्रमुख आप लोगों ने बनाए हैं, सबको दूरस्थ क्षेत्रों में भेज रहे हैं, आखिर मोटिव क्या है इसके पीछे? देखिए दिव्य दर्शन जी, निस्संदेह ही भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हम भेज नहीं रहे, बल्कि हमारे वहां पर बूथ लेवल, पन्ना लेवल तक हमारे जो हैं प्रमुख हैं, तो वो वही के कार्यकर्ता हैं जो जा रहे हैं आसपास में। आपको याद होगा जब हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गांव गांव जाकर, घर घर जाकर मेरा प्रणाम देश की जनता को करना है और सरकार द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए हैं वो उन तक पहुंचाने हैं। तो उस आदेश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी साथी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर, घर घर जाकर उस संदेश को दे रहे हैं और मोदी जी का मोदी प्रणाम लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों को उनको बता रहे हैं, जो जनता की समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो पूरा उत्तराखंड की जनता की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर जो विशेष लगाव मोदी जी का उत्तराखंड की तरफ रहता है और उत्तराखंड की जनता का लगाव विशेष तौर पर मोदी जी की तरफ रहता है, तो उसको देखते हुए इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि अब तक के सारे जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भारी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और दूसरी तरफ जहां विपक्षी दल अभी से धराशायी हो गए और किसी न किसी प्रकार से बहाना बनाकर इस चुनाव से किनारा कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि देश की जनता ने भी, उत्तराखंड की जनता ने भी अपना मन बना लिया है और जन दबाव में विपक्षी जो है धराशायी हो रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यों को देखते हुए, माननीय मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखते हुए जनता इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दे रही है। उत्तराखंड की देशतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। ठीक है मोहन काला जी, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तराखंड के अंतिम गांव तक हम विकास पहुंचा रहे हैं, तब आप लोग सवाल उठाते हैं उन गांवों पर जो सांसदों ने गोद लिए थे। ये तस्वीरें आपने देखी, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, तस्वीरें आपने भी देखी और तस्वीरें मैं समझता हूं कि जितने जो उत्तराखंड का आम जनमानस है तस्वीर वो भी देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज जो है अंतिम गांव की बात कर रही है, दिव्या जी, दो चीज़ों पर आपके पास आऊँगा। अगर आपने धरातल पर रिपोर्टिंग की होगी तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नवीन भाई तो शायद वो पता नहीं पहाड़ के कौन से गांव की बात कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, पर मैं राजधानी देहरादून से सटे हुए सैंसपुर विधानसभा, और वो सैंसपुर विधानसभा जिसमें पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उस विधानसभा का जो है मिस्सर पट्टी गांव, जिसने कल भी कई चैनलों पर जो है इस पर डिबेट हुई और इस पर कई रिपोर्टरों ने जो है इस पर रिपोर्टिंग की और उन्होंने चलाया कि इस बार 2024 में वहां के गांव के लोग सड़क को लेकर, जल और जमीन को लेकर, सड़क को लेकर जो है 2024 के चुनाव का जो है बहिष्कार करेंगे। अब ये मुझे पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां हैं या नहीं है, या वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, नल को लेकर, जल को लेकर, सड़क को लेकर, शिक्षा को लेकर, विद्यालय को लेकर, धर्मशाला को लेकर या सामुदायिक केंद्र को लेकर वो क्यों नहीं पहुँचे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जाने। मैं अभी आपकी स्क्रीन पर जो है अल्मोड़ा के गांव की तस्वीर चल रही है और अल्मोड़ा के जो सांसद हैं 2 बार से, मैं उनको सुन भी रहा था। अगर मैं अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो अल्मोड़ा के 15 गांव, अगर आप कहेंगी तो मैं उनके नाम भी आपको जो है यहां पर बताऊंगा, उन गांवों के 15 गांव के लोगों ने इस बार 2024 के चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। उन्होंने बैनर पोस्टर लगाकर वहां बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जिसमें हटोला
की बात करूं, बरखेटी की बात करूं, या मैं फिर पुनाराइजेशन की बात करूं, कशाण की बात करूं, सुखाली की बात करूं, तलस्यारी की बात करूं, ऐसे अनेक गांव जिन्होंने जो है चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। अगर मैं बागेश्वर के विषय में बात करूं तो बागेश्वर का आदर्श गांव जो यहाँ इनके सांसद ने गोद लिया था, मचखोट गांव, वहां के लोगों ने बहिष्कार करने का काम किया। कहां थे भाई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पिछले 10 सालों से? कहां थे भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 10 सालों से? कहां थे भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद जिनके गोद लिए गांव गोद से नहीं उतर पाए? कहां थे ये सांसद? क्यों नहीं इन्होंने सूत ली? आज वो जन सुविधाओं के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे पेयजल की बात करूं, चाहे मैं सुलभ शौचालय के विषय पे बात करूं, चाहे मैं सड़क के विषय में बात करूं, लोगों ने बैनर लगाए, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप सोचिए, आज आप कह रहे हैं कि दूर दराज गांव में, क्योंकि भैया चुनाव आ गया है और चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। आपको चुनाव में तो गांव की याद आ गई, पर इन गांव के सड़कों की, नाली की, और आप देहरादून का क्यारा गांव जो टिहरी लोकसभा के जो सांसद हैं उन्होंने गोद लिया हुआ, वहां पिछले 10 सालों से वहां की जनता ने सांसद को देखा नहीं। बोन गांव, जिस बोन गांव अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते देखते बोना हो गया, बोना गांव जो था वो बोना हो गया, पर वहां विकास नहीं पहुंच पाया, वो राह तकते तकते बोना हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकास है, और जनता अच्छी तरीके से इनके विकास को, जनता अच्छी तरीके से इनकी नीतियों को समझ चुकी है, देख चुकी है। और पिछले अगर 10 सालों के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा के विषय पर बात करूं, चाहे मैं आपसे उत्तराखंड के विषय पर भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की सरकार के विषय पर बात करूं, कांग्रेस ने लगातार इन मुद्दों को लेकर जो है सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूं कि इस बार जिस तरीके से जनता जागरूक है, जिस तरीके से जनता जो है मुद्दों पर बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टफ होगा, क्योंकि इस बार चुनाव जो है मुद्दों पर होने जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड का आम जनमानस चेहरे पर नहीं, जन मुद्दों पर वोट करेगा। ठीक है, हमारे साथ शक्ति बरतवाल जी, स्वतंत्र पत्रकार, भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका शक्ति जी, आपके पास आऊंगी। दीपक रावत जी, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि एक है सत्ताधारी पक्ष और दूसरी, अभी आपने कांग्रेस को सुना, क्या उनका सोचना है, यूकेडी का क्या मानना है? क्योंकि आप गाँव की तस्वीरें, आप कहते हैं आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता, धरातल पर आप लोग काम करते हैं, जन मुद्दों को उठाते हैं। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, ये जो विजुअल आपके दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन का कार्यक्रम है और कुछ नहीं। अगर इनके सांसद इन गांव में गए होते तो अपनी विधायक निधि भी खर्च की होती, और विधायक निधि खर्च की होती तो इन गांवों में सारी सुख सुविधाएं होती। लेकिन आप देखिए ना कि ये सिर्फ चुनाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी वहां जा रखी है या कांग्रेस वहां जाती है। दूर दराज के इलाकों में जाना, जिस दुर्घटना आप देख रहे हैं, पैदल चढ़ के जा रहे हैं, उस पैदल चढ़ने में उनकी सांसें फूल रही हैं। तो जी, जहां पर एक ऐसा विजुअल आप बता दीजिए पिछले 5 साल का, जब इनका सांसद इनके गांव गए हो, अगर ऐसा कोई विजुअल भारतीय जनता पार्टी के पास है या उनके सांसद के पास है जो निवर्तमान सांसद है, जिन्हें वर्तमान में उन्हें दोबारा से टिकट मिला है, अगर उनके पास कोई ऐसा विजुअल है तो वो चलाए ना। ये कार्यकर्ता है जो ये चुनाव के समय गांव गांव जा रहे हैं, गांव गांव में जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यही तो विडंबना है इस प्रदेश की, कि चुनाव के टाइम तो इनको जनता याद आ जाती है, उसके बाद एक बार अगर वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा उस गांव में जाते ही नहीं है। इतने सुदूर गांव पड़े हुए, दूर दराज इलाके गांव है, एक सामान्य जीवन यापन करने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है जिंदगी के साथ। कभी शेर का उनको खौफ है, कभी बंदर जो चारा, जो उनको बेचारे जो फसल उगाते हैं वो बंदर खा जाए, जंगली सुअर खा जाए। उनके बारे में कभी सांसद जी ने कुछ कहा है आज तक? उनके बारे में कोई नीति लेके आए हैं? दिव्यदर्शिनी जी, उत्तराखंड क्रांति दल क्या कहता है? उत्तराखंड क्रांति दल कहता है यही तो कह रहा है कि जो जन समस्या है उनसे, उनके द्वारा नीति क्यों नहीं बनाई जाती है? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कहती है कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। क्या ये 450 रुपए का सिलेंडर हमारे पहाड़ के जो लोग हैं उनको फ्री नहीं हो सकता है? उनको क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं कहा जाता है? उनके लिए सब्सिडी गई थी, उनको फ्री क्यों नहीं जाता है? वहां पर वो अगर दैनिक जीवन यापन करना हो, 3 बार खाना बनाना हो, तो उनको लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाना हो, लेकिन जंगल की लकड़ी वो काट के ला नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के नाम पे उनको जंगलों में जाना मना कर दिया है। और जिस पहाड़ से ये विजुअल दिखाए जा रहे हैं, उस पहाड़ से उस सिलेंडर को ढो के अपने
कंधे में लाके लाना पड़ता है। तो क्या ये फ्री का जो सिलेंडर है ये राजस्थान के लोगों के लिए जरूरी है या पहाड़ के उस सुदूर गांव में जिसके विजुअल आप मुझे दिखा रही हैं? बिल्कुल। लेकिन यही तो विडम्बना है कि इनको यहाँ के पहाड़ के जो आम दूर सुदूर गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है या पहाड़ का जनमानस है उससे संबंधित विषय इनको नजर नहीं आते हैं। लेकिन चुनाव के लिए वो वहां जरूर जाएंगे। राजस्थान में और किसी राज्य में जरूरत हो तो वहां ये वादा कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लोगों से ये वादा नहीं कर पाएगी, जबकि उनको फ्री सिलेंडर मिलना चाहिए। ठीक है, शक्ति बरतवाल जी, राजनीतिक हलचल जो यहाँ पर चल रही है, एक तरफ पार्टी बदलने का दौर चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो भी छोटे से छोटा कार्यक्रम, बड़े से बड़ा कार्यक्रम, वो लोगों के सामने आए और ये देखने को मिले कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है कर जो भी रही होगी पर नजर नहीं आ रही। निश्चित रूप से जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे तरीके से जो है चुनाव को एक फोकस है। और ये अभी जो चुनाव में हमें दिख रहा है, चुनाव से नहीं, पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे लगातार इवेंट जो है वो सरकार बना रही है। जैसे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक जनपद में नारी वंदनम कार्यक्रम चलाया गया। प्रत्येक काम क्या हुआ इस पर फोकस नहीं हुआ, अधिक से अधिक लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करना और एक मैसेज देना। सवाल मूलभूत लोगों के वही है कि क्या आपने पलायन के लिए किया, क्या आपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए किया, क्या जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं थी जिस नाम पर आपको वोट मिला है, क्या आपने वो काम किया। पिछली डिस्कशन में भी हमने आपके साथ ये चर्चा की थी कि जब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सांसद निधि का 50% खर्च नहीं कर पाया हो, वो क्या विकास कर पाया हो। और एक छोटे छोटे गांव जो है गांव में नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझने की बात होगी, क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज इसलिए लेगा कि भाई आपने एक बहुत बढ़िया इवेंट कर दिया, आपकी गाड़ियां जा रही हैं, आपकी रैलियां जा रही हैं, आपके पास कार्यकर्ता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंडेट भी हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन क्या वाकई आप लोगों के जीवन को बदलने में साकार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि वोट आखिर वोटर दे किस मुद्दे पर दे रहा है। और कई बार ये नैतिक जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियों की भी होती है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं भी लड़ रही हैं, तो वोटर को भी जागरूक करे। कई बार वोटर भी इन्फ्लुएंस में आ जाता है, लोग उस प्रभाव में, उसको लगता है कि हवा जिस ओर बह रही है उसको लगता है यही पॉलिटिकल पार्टी उसके पास एक विकल्प है। जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तो अभी वैसे की वैसी हैं। जैसे आप जंगली जानवरों का आतंक जो गाँव में है आज की डेट में, एग्रीकल्चर हमारी एक बॉन हुआ करती थी पहाड़ की, कि हमारी जो हम कहते पहाड़ की मिट्टी और जो अपने जल जंगल और जमीन, जो आंदोलन भी राज्य गठन में जो आंदोलन हुआ, राज्य को बनाने की जो अवधारणा थी वो जल जंगल और जमीन की थी। आज वो मुद्दे कहाँ हैं? राष्ट्रीय पार्टी भी उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है, क्षेत्रीय पार्टी की उतनी ताकत रह नहीं गई है, क्योंकि जो चुनाव प्रबंधन है वो इतना कठिन हो गया है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए और अच्छे प्रत्याशी के लिए कि वो अब ये सोचता है चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम हो गया, क्योंकि चुनाव एक प्रबंधन हो गया है, चुनाव अब मुद्दा नहीं रह गया है। जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पॉलिटिकल सीनियरों को हम देखते हैं, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम देखते हैं, तो जब जब जनता जागरूक हुई है, जनता ने अपने अनुसार निर्णय किए हैं। अब जो गांव में जाने का जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, आज आप गांव में पहुंच रहे हैं, जब गांव में गुलदार के आतंक से लोगों की जान चली गई, जब लगातार जो रोड एक्सीडेंट, मुझे लगता है कि पिछले 3 सालों में उत्तराखंड में जितने रोड एक्सीडेंट हुए पूरे देश में नहीं हुए, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अपने परिवहन सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया। आज भी जो लाइफ लाइन लोगों की, हमारे पास ट्रेन तो है नहीं, ऋषिकेश के बाद ट्रेन पहुंचती नहीं है, तो जो लाइफ लाइन हमारी है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा था, उसको आप दुरुस्त नहीं कर पाए, तो फिर डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है, ये सब सोचने का सवाल है। आप, हमने कहा था, एक सरकारी विश्वविद्यालय आप नहीं स्थापित कर पाए, पिछले 7 सालों में आप एक सरकारी स्कूल नहीं बना पाए, तो फिर आप सरकार है किसके लिए। और जहां तक जो सांसद गोद लेने वाली जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक गोद ले और उसको एक आदर्श मॉडल बनाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 5 के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो 3 हमारे राज्यसभा सांसद हैं, वो अपने आदर्श गांव में जाकर एक भी विजुअल जारी नहीं करेंगे। और आप उनको, अपने रिपोर्टर को अगर आप कहें कि उनको ये चुनौती दें कि आप कहीं मत जाइए, पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूरा इलाका, आप कम से कम एक लोकसभा क्षेत्र में 12 से 14 विधानसभाएं हैं, उनको छोड़िए, कहे कि आप अपने आदर्श गांव की एक तस्वीर दिखा दो, तो हम भी मान लेंगे वाकई विकास हुआ है। तो ये विकास जो कागजों पर है, विकास इवेंट पर है, और जो सारा पैसा था वो इवेंट के नाम पर खर्च किया जा रहा है। हम उन वोटर्स को भी ये कहते हैं कि आप वोट करने से पहले अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर सोचें। बिल्कुल।
नवीन पिरसाली जी, हमें याद है कि जब भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत खास कार्यक्रम है जो प्रवास, गांव में प्रवास करने की बात की जाती है, जहां पर आप जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, विधायकों को प्रवास, रात्रि प्रवास करने के लिए बोलते हैं, या फिर महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, इस तरीके का कार्यक्रम था। तो क्या उस वक्त आप लोगों के मन में, या फिर जो सर्वे आप लोगों के नेता करते थे, उसमें गोद लिए हुए गांव शामिल नहीं थे क्या? उसमें आप लोगों को रिपोर्ट नहीं दी गई कि आज भी ये चर्चा हो रही है कि वो गोद लिए हुए गांव कहाँ हैं? देखिए दिव्या, मैं कई बार कह चुका हूं कि गोद लिए हुए गांव हैं वो अपनी जगह पर हैं, विकसित हुए हैं, वहां पर कुछ न कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं। अगर इस प्रदेश की अगर बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो अगर सारे विकास के कार्यों को मैं वही पूरा नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बात करूंगा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रदेश में हमेशा पेपर लीक की समस्या होती थी। यहाँ पर नकल विरोधी कानून बनाने का, सख्त विरोधी कानून बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया। 10% राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। NIT खुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुले हैं, स्कूल बने हैं। अब किसी को दिख नहीं पाते तो वो बात अलग है। और सबसे ज्यादा सड़क बनाने का रिकॉर्ड उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। चाहे आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर करो, और जितना रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है, पिछले 2 साल का आप आंकड़ा उनका निकाल लीजिए और पिछले की सारी सरकारों का निकाल लीजिए, आप पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा सरकारी रोजगार दिए हैं। और जो भी प्राइवेट रोजगारों का भी यहाँ पर सृजन हुआ तो वो भी सबसे ज्यादा हुआ है। और किसी भी मामले में हमारी सरकार हमेशा आगे रही है और उसको जनता ने महसूस किया है। जनता ने उस चीज को महसूस किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितनी बार मोदी जी यहाँ पर आए, कुछ न कुछ उन्होंने इस प्रदेश के लिए कहा। अच्छा पिरसाली जी, एक छोटा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये कि आपने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ सड़कें यहाँ पे बनाई गई हैं। पिछले 1-2 हफ्तों की हम बात करें, जितनी खबरें हमने रोड नहीं तो वोट नहीं की, बहिष्कार की अगर हमने वो खबरें चलाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोड्स के लिए चलाई। अगर इतनी रोड्स बन गई तो बहिष्कार किस बात का, अगर रोड्स हैं वहां पर? दिव्य दर्शन जी, क्या होता है कि कहीं पर कच्ची सड़क है, उसका डामरीकरण होना है, और वो भी प्रस्ताव उसमें है। कहीं धनावंटन होना है, सड़कें सभी के लिए है। कहीं पर धन का आवंटन होना है, कहीं पर कुछ होना है, तो कुछ तो कार्य रहेगा। ये थोड़ा ना कि हम ये कह रहे हैं कि हमने सारी सड़कें बना दी, लेकिन हमने कहा कि हमने सबसे ज्यादा सड़कें बनाई हैं किसी भी सरकार के मुकाबले में। ये डेटा हमारा कहता है और हमारा रिकॉर्ड उसको कहता है, और ये सब दिख भी रहा है। आज चाहे आप केंद्र सरकार की योजनाएं कहें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस कहें, चारधाम यात्रा कहें, या फिर राज्य सरकारों की जो सड़कें हैं, PWD विभाग की, आप उनको सबको देख सकते हैं। सड़कें दुरुस्त हुई हैं, पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। और कहीं इक्का दुक्का किसी गांव में रह गया है और वो अगर अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सरकार उसको सुन रही है, सरकार उसको सुनेगी और उस काम को जरूर करेगी। क्योंकि उत्तराखंड का जो सपना था, उत्तराखंड बनाने की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। धामी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। धामी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य यहाँ पर हुए वो एक अभूतपूर्व यहाँ पर हुए हैं और आगे भी होने हैं। और सतत प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चलता रहेगा, विकास कार्य चलता रहेगा। और जो युवा नेतृत्व यहाँ पर है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो लगातार फीडबैक लेकर क्षेत्र की स्थिति को दे रहे हैं। और चाहे अधिकारियों को यहाँ पर काबू करना हो, अच्छे विकास के लिए उनसे काम लेना हो, ये सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं। गांव का जिक्र पिरसाली जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पैरामीटर्स हैं, आप किसी भी काम को किस तरह जनता तक पहुंचाते हैं, ये काम है आप लोगों का, जो आप लोग आजकल कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर कोई मॉडल विलेज बनाया गया है, अगर मॉडल गांव है, तो फिर उसे कैसे प्रचारित नहीं कर पा रहे कि आज भी लोगों के सामने वो गांव नहीं आ पा रहे, आप जैसा कि कह रहे हैं? नहीं, बहुत सारे मॉडल गांव हैं, बहुत सारे गांव में होम स्टे हमने दिए हैं, होम स्टे चल रहे हैं। जो होम स्टे की स्कीम सरकार ने चलाई वो चल रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां बागवानी हो रही है, जहां नए नए फल उगाए जा रहे हैं, जब कीवी जैसे फल, नए सेब की वैरायटी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अब वो देख ही नहीं पा रहा कोई, वो बात अलग है, विपक्ष कहाँ देख पा रहा उसको। लेकिन आप अगर उन गाँव में जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं डेटा उनको भेजूंगा आपको। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उस डेटा को भी शेयर करे, क्योंकि अगर कोई मॉडल विलेज है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, हमारे सांसदों के लिए भी। भेजेंगे तो आप पाएंगे कि बागवानी क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर किसानों ने उद्यमता की है और किसानों की उद्यमता से आसपास की जनता को फायदा हुआ है, लोकल मंडी का विकास हुआ है। हमारी सरकार ने उस उत्पाद को ग्लोबल मार्केट, आपने देखा, हमने अपना ब्रांड बनाया है जी।
तो बिल्कुल। सारे चल रही है, उत्तराखंड की ब्रांडिंग हो रही है जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती है। बिल्कुल। इसलिए ये कहना विपक्ष का कि कुछ नहीं हुआ सरासर गलत है। बहुत कुछ हुआ है, इसलिए बिल्कुल। उत्तराखंड की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और इस बार अगर क्लीन स्वीप हो रहा है पूरा उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत जा रही है, तो केंद्र सरकार की 10 सालों की उपलब्धि है, मोदी जी की 10 सालों की उपलब्धि है, और बिल्कुल। धामी जी के यहाँ पर जो नेतृत्व में काम हुआ है वो उपलब्धि है, उसका जनता इस बार उस रिजल्ट देने वाली है। ठीक है मोहन काला जी, बेशक आप लोग आज विपक्ष में हैं लेकिन कभी सत्ता में भी थे, आपके भी सांसद रहे हैं, और जितने गांव सड़क की आज मांग कर रहे हैं वहां पर होता है आजादी के 70 सालों बाद भी सड़क नहीं पहुंची। तो 70 सालों में तो आप लोगों की भी सरकार इस प्रदेश में थी। आप लोग आज बेशक सवाल कर देंगे कि आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं, हम विपक्ष में बैठे, पर सत्ता में थे तब क्या किया था, इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, निश्चित तौर पर दिव्या जी आपने जो सवाल किया उसका जवाब बनता है। और इसी उत्तराखंड के अंदर 1000 नई सड़कों को गांव से जोड़ने की योजना जो है 2017 में 2016 के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की सरकार में, तो 1000 सड़कों को जो है गाँव को जो है सड़कों से जोड़ने के लिए परियोजना बनाने का भी काम किया और उसको धरातल पर भी लाने का काम किया। जिस होम स्टे योजना की ये बात कर रहे थे इनके सपने में भी नहीं आ सकता। 2016 में 12 से लेकर 17 की जो सरकार थी उस सरकार में हमने जो है इस प्रदेश को प्रदेश से जोड़ने का उसको हमने काम किया। इस प्रदेश के अंदर हमने पलायन को रोकने के लिए जो है आज अब जितने भी इंडस्ट्रीज एरियो की बात करेंगे, चाहे मैं आपसे सितारगंज के विषय में बात करूं, चाहे मैं आपसे सेलाकुई के विषय में बात करूं, चाहे भादराबाद के विषय में बात करूं, चाहे मैं आपसे सेलाकुई अपनी जो देहरादून से लगी हुई उसके विषय में बात करूं, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं इससे पलायन को देखते हुए और उत्तराखंड के नौजवानों को उसमें 80% योगदान, उसमें उत्तराखंड के युवाओं का उसमें भागीदारी रहे, उसको देखते हुए हमने जो है ये सारी योजनाएं धरातल पर आई। मेरा पेड़ मेरा गांव इसी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार इसीलिए लेकर आई मंसूबे में। आप देखिए कि पहाड़ के जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों के उत्पाद के लिए हमने उत्तराखंड में उसको बढ़ोतरी देने का काम किया। उत्तराखंड की जो मातृ शक्ति है उसको इंदिरा भोजन आले खोलकर जो है मंडवा झंगोरे के साथ साथ उनको भी रोजगार देने का हमने काम किया। इसी देहरादून के अंदर चाहे मैं आईएसबीटी की बात करूं, चाहे मैं आपसे घंटा घर के पास जो कुमार स्वीट शॉप है उसके हेमनेती नंदन भोगड़ा कॉम्प्लेक्स में अगर मैं आपसे बात करूं, ये तमाम चीजें थी। मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा पेड़ मेरा धन जैसी तमाम योजनाएं जो हैं हम लेकर आए और उन योजनाओं से हमने इन्हीं पहाड़ से जो है सड़कों को जोड़ने का या विकास को करने का काम किया। अब ये विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने एक जो है रोजगार जो है त्रिवेंद्र सिंह जी के उसमें जो है आयोजन हुआ रोजगार मेले का, अभी धामी जी ने भी अपनी पीठ थपथपाने का काम किया, पर मिला क्या? और हमने बिना उत्तराखंड के विकास के पैसे को बहाए अपने प्रचार में बहाकर, बिना बहाए, बिना पीठ थपथपाए, बिना किसी उत्तराखंड के विकास के पैसे को पानी की तरह बहाए हुए हमने इस प्रदेश में उद्योगों को लाने का काम किया। पहली सरकार में स्वर्गीय एनडी तिवारी जी आज हमारे बीच में नहीं है, और अगर उद्योग लाने का काम उन्होंने फोनों पर एक एक कॉल पर जो है उद्योग आए हैं इस प्रदेश के अंदर। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी है और आप भी एक जो है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपको भी इस चीज की यहाँ पर जानकारी होगी। तो हमने फोनों पर रोजगार लाने का काम किया। अब ये कह रहे हैं अगर आप कहेंगे तो हम आंकड़े दे देंगे। अरे भैया जब डिबेट पे बैठे थे तो आंकड़े लेकर बैठते ना, मैंने तो गाँव के नाम गिनवाए आपको। चलो आप ज्यादा दूर मत जाओ, मैं हरिद्वार के सनगांव की बात कर रहा हूँ आपसे। क्यों भाई सनगांव में क्यों नहीं सड़क पहुंचा पाए आप? आपके 15 साल से आपके सांसद हैं, सरकार में भी आप 7 साल से हो गए और आपके विधायक भी वहां हैं, क्यों नहीं पहुंचा पाए? मैं तो आपसे बात कर रहा हूं बोन गांव की, मैं तो बात कर रहा हूं मिस्र पट्टी की, मैं तो तमाम गांव की बात कर रहा हूं। चंपावत के अंदर क्या हाल है सड़कों को लेकर वहां के ग्रामीणों ने। आज भी मैं भी देख रहा था, चमोली हो चाहे गोपेश्वर हो चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे आपका जो है चंपावत के लोग हो चाहे सल्ट के लोग हो, 15-15 11-11 गांव के लोग ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं चुनाव के बहिष्कार के लिए। और एक जगह तो आप ये देखिए उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और ग्राम सभा किमोली परतोली हमारी ग्राम सभा में कोई भी प्रतिनिधि ना आए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये उन पर बात नहीं करेंगे, ये विकास दिखाएंगे। अरे हमने देखा आपका विकास ऑल वेदर रोड के रूप में, जो पहला वेदर नहीं झेल पाया, पर मोहन काला जी पहला वेदर नहीं झेल पाया। आप यहाँ पर आप ग्रामीणों की बात कर रहे हैं। अब मैं सुनिए दिव्या जी, देश के प्रधानमंत्री जी अगर ग्रामीणों की इतनी चिंता करते हैं, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। जब आप इतनी बातें बताते हैं आपके कार्यकाल की, हमने ये किया, इतना विकास किया, इंडस्ट्री सेटअप कर दी है, उसके बाद आपको नहीं लगता आज के परिप्रेक्ष्य में जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उनके बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो अगर विकास का मॉडल है तो अपना विकास मॉडल सामने रखिए ना?
निश्चित तौर पर विकास के मॉडल पे ही तो आप मुझे बताइए ना, हम 2017 में और 2022 के चुनाव में कांग्रेस 11 से 19 पर आई, तो कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास तो जताया होगा ना। अगर हम आज भी जनता के बीच में, आज जनता अगर हम पर विश्वास कर रही है, अगर जनता आज हमको 12 से 14 करोड़ वोट देने का काम कर रही है, तो जनता कहीं ना कहीं हम पर विश्वास तो कर रही है ना। पर हाँ, निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से पिछले 10 सालों में एक चेहरे को आगे कर जो है जनता को गुमराह किया गया, अब जनता समझ चुकी है कि वो चेहरा, उस चेहरे ने उत्तराखंड को चुनावी प्रयोगशाला बना लिया है। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं उस चेहरे से कि अंकिता भंडारी केस में वो चेहरा क्यों नहीं दिखा, एक आवाज क्यों नहीं निकली, क्यों मौन रहे अंकिता भंडारी प्रकरण पर, क्यों मौन रहे। यहाँ की एनसीआरबी के डाटे में मैं पिछली कई डिबेट में आपके पास बोल चुका हूं, 908 से ज्यादा बहन बेटियां प्रदेश से गायब हो गई। जब उनको इतनी चिंता, इतना प्यार है उत्तराखंड से, तो क्यों मौन रहे, क्यों नहीं उन पर बोले, क्यों नहीं उत्तरकाशी की 4 अनुसूचित जाति बेटियों के साथ जब गैंगरेप होता है उस पर क्यों मौन रहे, किरण नेगी के बलात्कारियों को रिहाई मिल जाती है, क्यों मौन रहे वो, उस पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं। ग्रामीणों पर युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, क्यों मौन रहते हैं। चमोली की घटना पे क्यों मौन रहते हैं, क्यों वो आपका जो है जोशीमठ की घटना पर मौन रहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं ऑल वेदर में, आपने जिस तरीके से देखा, और अभी जिस तरीके से चिंता व्यक्त हमारे जो यूकेडी के साथी हैं उन्होंने भी की, और जो हमारे जो शक्ति भरतवाल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर में, उन्होंने भी इस बात को कहा। इसी देहरादून के अंदर राजधानी में बाघ ने जिस तरीके का आतंक मचाया, क्या खौफ था। श्रीनगर में कर्फ्यू लग गया बाघ के लिए, पर सरकार सोती रही। ठीक है, कहां थे आप लोग, क्यों नहीं आपने जो है जी सरकार पर ध्यान दिया। ठीक है, जवाब ले लेते। दीपक रावत जी, अभी हमने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, दोनों ने अपने कार्यकाल में बहुत विकास किया है, तो फिर पिछड़, आपके अकॉर्डिंग हमारा स्टेट पिछड़ क्यों रहा है? आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं कि दोनों नागनाथ सांपनाथ की जोड़ी है, सबने कुछ नहीं किया? देखिए, जो विषय देखिए, जब उत्तराखंड क्रांति दल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सांपनाथ एक नागनाथ इस प्रदेश के लिए है, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि क्योंकि इन दोनों के ही विचार में उत्तराखंड राज्य बनना है, ये था ही नहीं, ये सपना था ही नहीं। तो और इनका सपना आज भी राष्ट्र के लिए होता है, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, इनकी नीतियां हैं राष्ट्र से संबंधित। क्षेत्र की जो मूल समस्याएं होती हैं, जो जन समस्या होती हैं, जो दूर सुदूर में रहने वाला व्यक्ति उसको झेल रहा है, भोग रहा है दैनिक जीवन में, उससे इनका कोई साहूकार नहीं है। और क्यों होगा? उत्तराखंड में मात्र 5 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नीतियां बनाएंगे जो उनके लोगों के बेनिफिट होगी या उत्तराखंड के लोगों को। उसी का तो नतीजा आज तक पिछले 22 वर्षों में भोग रहा है। क्षेत्रीय दल अगर आएगा तो क्षेत्रीय दल को किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना है, उसे अपने क्षेत्र का विकास करना है। पर दुर्भाग्य से, क्योंकि जनता इस बात को अभी समझ नहीं रही है, अब जब तक समझने में देर कर रही है, जितनी देर जनता ये करेगी उतना ही नुकसान इस प्रदेश का होगा। वही मैं इसी पे आ रही थी, जो आपने कहा कि आप इन पे क्वेश्चन कर रहे, तो क्वेश्चन मार्क आप लोगों पे इसलिए कि इनकी विचारधाराओं में अगर स्टेट बनना नहीं था, फिर भी ये एक बार मतलब 5-5 साल के लिए राज कर रहे हैं। देखिए, आप एक बार भी मौका नहीं मिल पाया आपको वो सरकार में शामिल रहे हैं। अब देखिए, हमने फुल फ्लेजेड सरकार नहीं बना पाया अभी तक। देखिए, जो सरकार में सम्मिलित होना और स्वयं की सरकार बनाना, इसमें बहुत अवरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा इस बात का उपयोग करती है उत्तराखंड क्रांति दल को एक तरह से पीछे दिखाने के लिए, कि वो कहते हैं एक बार ये भारतीय जनता पार्टी से मिले, एक बार हमसे मिले। इन्होंने तो कहा था मिलने के लिए, निमंत्रण पत्र इन्हीं की तरफ से तो आया था, स्वयं तो नहीं गए थे। निमंत्रण जरूरत इनकी थी, पर खैर ये जो बीत चुका है उसमें बात नहीं करते हैं। भविष्य में ये है कि ये सारी मूल समस्याएं 22 वर्षों से, अगर ये प्रदेश की विभिन्न सरकारें रही हैं, 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी की, समस्या तो आज भी वही की वही है। जो मूल समस्या है प्लान, देखिए, जब से भारत बना है, बेरोजगारी और आपका महंगाई और आपकी शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य, ये 4 विषय हमेशा हर जनरल इलेक्शन में रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इस बार भी है। जो दिक्कत आ रही है, जो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जो नीतियां बननी चाहिए, वो पहाड़ी प्रदेश को ध्यान में रख के बननी चाहिए। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि पहाड़ के जंगल में जो रहने वाले लोग हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए 3 बार चूल्हा जलाने के लिए उनको कहाँ जाना है? जंगल में जाना है। लेकिन जंगल काटना उनके लिए मना है, वन विभाग वाले उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर देते हैं, तो वो कहाँ जाएं? और जिस सिलेंडर की ये दुहाई देते हैं, उस सिलेंडर को पीठ में रख के, सर पे बुक के उनको अपने घर लाना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से लाना। वहां पर उनको सिलेंडर फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन ये बात कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं करेगी। उनको तो सिलेंडर फ्री में देना चाहिए आपको। और आप देखिए, 2 समस्याएं हैं। ये हमारे चीन से हमारा जो है सीमाएं लगती हैं। अब आप बताइए, उनको सुविधाएं वहां पर फ्री में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए?
आप एक तरफ तो वो आपके गांव की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ खाली उनको कुछ भी ना दें। स्वास्थ्य के लिए बेचारा वो जब तक यहाँ पर आकर कितने आप ही के न्यूज चैनल बताते हैं कि कितनी महिलाओं ने प्रसव रास्ते में कर दिया, या प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, या जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। ये भी तो इसी प्रदेश में हुआ है ना। कितनी बार आपने देखा है कि जंगल में गया कोई और वो किसी ने नरभक्षी ने, बाघ ने उसका शिकार कर लिया। तो क्या दीपक रावत जी, फ्री देना एक सोल्यूशन है? अब मान लिया कि वो पहाड़ में है, लेकिन क्या फ्री देना सोल्यूशन है? देखिए जीवन यापन, देखिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि पहाड़ों में जीवन यापन करना बहुत कठिन है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एम्स का एग्जांपल ले लीजिए। ये सल्ट गांव जहां का आज आपने विजुअल दिखाया है, यदि अगर आज यहां पर किसी एक आदमी को हार्ट अटैक आता है, जब तक वो यहां पर एम्स में आएगा, जिसकी ये दुआई देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तब तक बीच रास्ते में उसके प्राण पखेरु होने निश्चित है। लेकिन यहीं पर मुजफ्फरनगर में अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया और उसको दिल्ली का रास्ता लेना हो और उसको एम्स का यहाँ का रास्ता लेना हो, वो मात्र 2.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा और वो बच भी सकता है। अब आप समझ रहे कारण क्या है? जिस रास्ते से वो आएगा, ये तो बहुत साधारण रास्ता है, 2.5 घंटे में वो एम्स में आ जाएगा, दिल्ली भी चले जाएगा। लेकिन वो सल्ट वाला जिसका आप जिस विजुअल दिखा रहे थे, वो पहले उतरेगा नीचे अपने गांव से, फिर वहां किसी बस गाड़ी का इंतजार करेगा, गाड़ी नहीं मिलेगा, जो भी व्यवस्था करेगा, फिर वो व्यवस्था करके गाड़ी जब तक आएगी तब तक निश्चित रूप से उसको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो सुविधा आम। ये हमारा कहना है कि पहाड़ का जीवन और मैदानी इलाकों का जो जीवन है, ये बहुत ही अलग है। और जब तक इस परिपाटी के हिसाब से यहाँ के जो जनमानस है उनके हिसाब से यहाँ की योजनाएं नहीं बनेगी, तब तक ये 10 की 10 रहेंगी। जो समस्याएं आज उत्तर प्रदेश में जब हम थे, वही सेम समस्या आज भी हम भोग रहे हैं। क्या कारण है? 22 वर्षों में सरकारें तो हमारी थी ना, लोग तो हमारे थे, मुख्यमंत्री हमारे थे, विधायक हमारे थे, तो क्या कारण है कि आज की समस्या सेम वही की वही है, टिकी हुई है जहां 22 वर्ष पहले थे? बिल्कुल, उसका जवाब तो दोनों सरकारों को देना पड़ेगा ना। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ बोलता है, और कोई कारण नहीं है। शक्ति बरतवाल जी, यहाँ पर अब अन्य राज्यों में भी जब चुनाव होते हैं तो जैसा कि दीपक रावत जी ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे आम होते हैं। लेकिन एक प्रदेश जो संघर्ष से निकला हुआ प्रदेश है, एक छोटा सा राज्य है जहाँ 5 सीटें अभी फिलहाल हैं, वहां पर 23 साल के बने हुए इस राज्य को हो गए मुद्दे वही जस के तस, जिसके लिए बना था राज्य वो तो पूरा नहीं हुआ। उसके अलावा बाकी सारे मुद्दे, सड़कें आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मूलभूत जो मुद्दे थे वो वही रहे। निश्चित रूप से दिव्या जी, 2-3 चीज़ें हैं इस पर मैं कहना चाहूँगा। जिस तरीके से इसके लिए सिर्फ सत्ता पक्ष दोषी है ऐसा नहीं है, आपको इसके चीज ये समझना पड़ेगा जो हमारे विपक्ष के साथी लोग हैं उनको भी इस बात को गंभीरता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी चूक है। मैंने कहा जिस तरीके से कोई वोटर अगर आपको वोट नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी योजनाओं के प्रति या जो सरकार जो उसके लिए कर रही है उसके प्रति आपने कितना जागरूक किया। अब आप ये आरोप तो लगा दे रहे हैं कि रोड नहीं बन पाई है, लेकिन जहां रोड नहीं बन पा रहे हैं वहां विपक्ष के कितने लोगों ने आंदोलन किया? क्या पिछले, आपको पता ही था इलेक्शन होना है, तो क्या पिछले 1 साल में आप किसी गांव में जा पाए? क्या आप उस वोटर तक पहुंच पाए? उसको आप ये बताने में सफल नहीं हो पाए कि आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके लिए चुने गए थे वो अपने फंड का खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको नकारो। तो जब ये आप डिलीवर नहीं कर पाए, उन तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, और फिर जब चुनाव में 20 दिन बच गए और सत्ता पक्ष के पास पैसा भी है, ताकत भी है और उसका एक इवेंट भी है, फिर वहां आप टकरा रहे हो और फिर आपको वोट नहीं मिल पा रहा है। जो स्ट्राइक रेट आप देखिए, पिछले 19 का जो चुनाव था 56% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, आप सोचिए, और 25 से 30% सीट वोट जो है वो आप कांग्रेस को मिल पा रहा है, और 3% 4% वोट जो है अन्य दलों को मिल पा रहा है। तो आप स्ट्राइक रेट में और उनके कंपटीशन में कहीं टिक नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा विकास किया है, इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, आप वोटर को ये नहीं बता पाए कि आपके लिए कर क्या रहे हैं। आप देखिए हमारा प्रदेश, हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं लोकसभा, यहाँ पर चूंकि छोटा रोड भी हम एक तरीके से छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। अग्निवीर योजना से पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ है। इस योजना के बारे में क्या आप बता पाए? भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना, आप कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं अग्निवीर योजना की। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछे, क्या आप अग्निवीर योजना के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को बोलेंगे मंच से कि हम आपके बच्चों के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, 3 साल आपका बच्चा फौज में देगा, दुश्मनों से लोहा लेगा, और अगर उसकी जान चली गई तो वो शहीद भी नहीं कहलाएगा, और हमको वोट दीजिए। क्या इनको वोट मिल जाएंगे? वोट नहीं मिल पाएगा। वोट आप किस नाम पर लेंगे?
जो चुनाव का मुद्दा नहीं है, जिसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, आप लोगों को डरा कर और अपनी एक अच्छी योजनाओं में फंसाकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि विपक्ष को भी जागरूक होना चाहिए था, उसको वोट नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका यही तो है। सत्ता पक्ष और जो पार्लियामेंट्री हमारा सिस्टम है, हमारा संविधान जो बना है, उसमें विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्ता में न होकर भी आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं, ये विपक्ष के रूल है। आप लगातार विपक्ष में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कई सालों तक विपक्ष में रही, और बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में रहकर अपने लोगों के लिए क्या अच्छा निकाल सकती है। आपके जो विधायक कांग्रेस के हैं, क्या वो विधानसभा में कोई ऐसा प्राइवेट बिल लेकर आए जिससे लोगों के जीवन यापन की आप अपनी बात को तो रखते, लेकिन दुर्भाग्य से आप अपनी बात को भी नहीं रख पा रहे हैं। और फिर आकर चुनाव में आप जब फंसते हैं, 15 से 20 दिन बचते हैं और हरिद्वार में चुनाव होने वाला है, आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, 10 दिन 15 दिन आप चुनाव के बचे हुए हैं, और फिर आप आरोप लगाएंगे कि इन्होंने जो है पैसा लगा दे। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी वो तो वो अपनी रणनीति से लड़ेगी। आपकी रणनीति क्या होगी, आप उस वोटर को क्या बताएंगे। तो मेरा जो मानना है और जो विश्लेषण है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो धार है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए। जब आपको लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति ना तो विकास कर रहा है और ना उस लाइन पर चल रहा है, और जनता भी इस बात को समझ रही है। वो जो मैंने अग्निवीर का आपको उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरी अग्निवीर योजना शुरू कर दिया। आजकल सारे अग्निवीर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ला रहे हैं, और 2 साल बाद जैसे चुनाव होगा बोलेंगे आप निकलते रहो, रिटायरमेंट उनका चलता रहेगा। तो उसको भी आपको समझाना है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर जो अच्छा एक कैंडिडेट था, जो अग्निवीर योजना का शिकार एक सैनिक तो हुआ ही हुआ है, एक वो पॉलिटिकल लीडर भी अग्निवीर का शिकार हो गया है। ये बात बताने का जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। तो मेरा इतना ही कहना है कि विपक्ष को और ज्यादा तीव्र हो जाना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। जब आप अपनी बात रखेंगे और कंपैरिजन आप करेंगे तो उस वोटर के समझ में ये बात आएगी कि वाकई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे वोट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहन काला जी, इस बात से तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे, इस सोशल मीडिया के दौर पर सब कुछ डिपेंडेंट है प्रोपगेशन पे। आप किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है आज के समय पर, ये कहावत सच है, ये आपको माननी पड़ेगी, आपकी स्ट्रैटेजी चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात, अग्निवीर हमने बहुत सुना आप लोगों में से, राहुल गांधी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन के आने वाले थे इसकी आवाज उठाने के लिए, वो ही नहीं आए, कांग्रेस शांत हो गई, अग्निवीर का मुद्दा ठंडा पड़ गया, क्यों सर? नहीं, देखिए दिव्या जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लगातार अगर आप पौड़ी में हमारे जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी को, आप उन्हें जिस दिन से कांग्रेस ने उनको जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वो लगातार पौड़ी के एक एक गांव में जनता के बीच में है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी यहाँ पर प्रमुखता से उठाया, अग्निवीर, उसको लेकर कांग्रेस ने शुरुआत से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी इस योजना को लेकर आई है, अगर देश से लेकर प्रदेश तक अगर कोई एक पार्टी इस योजना के खिलाफ मुखर होकर बोलने का काम कर रही थी तो वो कांग्रेस थी। लेकिन आप और ये आज समझिए ना, आप ये समझिए मोहन काला जी, आप लोगों के खुद के पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार करते रह गए कि जो है राहुल गांधी आएंगे, तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? जब कांग्रेस हताश हो गई है तो जनता तक मैसेज कैसे जाएगा? आप जनता का भला कैसे करेंगे? दिव्या जी, अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा का दृश्य देखा होगा तो भारत जोड़ो यात्रा में इस योजना को लेकर राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे को उठाया, और उत्तराखंड के जो हमारे तमाम वरिष्ठ नेता थे उन नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में इसके वो चीजों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में चले, अग्निवीर योजना को लेकर। अभी भी अगर लगातार आप न्याय यात्रा में देख रही होंगी तो वो जितने भी नौजवानों से मिल रहे हैं, और खासकर वो नौजवान जो कहीं ना कहीं सेना में जाने का अपना सेना के लिए अपनी तैयारी कर रहा था, सौभाग्य समझता है अपने आप को, भाग्यशाली बनने के लिए वो तरस रहा था कि मैं सेना में जाऊंगा और इस देश की रक्षा के लिए जो है मैं संघर्ष करूंगा। जब भी वो नौजवानों से मिल रहे हैं इस योजना को लेकर, लगातार प्रहार कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और तो यानी कि नेशनल लेवल पर आप सुनिए, और उत्तराखंड उठाएंगे, और उत्तराखंड स्तर पर उत्तराखंड में नहीं करेंगे। उत्तराखंड स्तर पर आप देखेंगे, उत्तराखंड स्तर पर भी लगातार हमारे जो नेता हैं वो अग्निवीर योजना से लेकर, चाहे अंकिता भंडारी मामला रहा हो, चाहे युवाओं पर जो है लाठीचार्ज का मामला रहा हो, चाहे बेरोजगारी रहा हो, चाहे चिकित्सा रहा हो, चाहे स्वास्थ्य रहा हो, चाहे पानी बिजली पानी की बात रही हो, चाहे वो जिस तरीके से 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी शिक्षा पर बात कर रहे थे, अरे उनके बनाए हुए अटल उसकी जो स्कूल ये लाए थे वही इन्होंने चंद दिनों में बंद कर दिए, वो बंद हो गए। तो आप समझ सकती हैं। पर इस योजना को लेकर हमारे चाहे टिहरी के जो प्रत्याशी हैं जोत सिंह हुनसोला जी, चाहे आप अल्मोड़ा से हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रदीप टमटा जी, चाहे मैं गणेश गोदियाल जी के विषय में बात करूं, लगातार जो उत्तराखंड के जन मुद्दे हैं, जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ,
मैं इतना जरूर क्या बोलते हैं, शक्ति बरतवाल जी ने जो बात कही है उसके लिए मैं उनके उस सुझाव पर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने जो उम्मीद रखी है, बिल्कुल मुखर होकर तेज धार के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक योद्धा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, जो नफरत की विचारधारा है, उससे जो लड़ने का काम कर रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 7 सालों से जिस तरीके से कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों पर लड़ने का काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही थी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रमुखता के साथ जनता के बीच में जाकर जो है इन नाकामियों से जो है जनता को रूबरू कराएंगे। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि जनता अब सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ठीक है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा, कई राज्यों में खदेड़ा गया, कई जिलों में खदेड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और आप देखिए कि जिस तरीके से सितारगंज के अंदर 49 दिन से वहां के लोग जो है मालिकाना हक को लेकर और पुलिस चौकी को लेकर और अपने चिकित्सालय को लेकर जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, वो सब चीजें, चाहे बिंदु खत्ता के लोगों के मालिकाना हक की बात हो, चाहे टिहरी पुनर्वास के जो हमारे टिहरी डैम के जो लोग थे, जिनको आज देहरादून में या हरिद्वार में जिनको जो है बसाया तो गया, पर आज भी भूमिधर अधिकार नहीं दिए गए टिहरी के अंदर, उन सभी लोगों की चीजों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा के सवाल मुद्दे हों, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, 12.5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का डेटा, 12.5 लाख लोगों से ज्यादा का बेरोजगारों का डाटा आपको भारतीय जनता पार्टी को जो है डेटा हटाना पड़ा सेवा योजन कार्यालयों से, और उसके बावजूद भी 9.5 लाख से ज्यादा बच्चे आज भी बेरोजगार हैं। यूके ट्रिपल एससी जैसा घोटाला इस प्रदेश में हमने देखा, यूके एसएससी जैसा मामला हमने देखा, और इन सब चीजों को लेकर हम पूरे मुखर होकर, पूरे तेज धार के साथ, जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरी तेज धार के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाने का काम करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मैं इसी को आपका फाइनल कमेंट लेती हूँ। नवीन पिरसाली जी, बहुत शॉर्ट में कंक्लूड कीजिएगा, अब जो गांव गोद लिए गए थे, क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें? सभी गांवों को इंक्लूड किया जाएगा, पूरे प्रदेश को इंक्लूड किया जाएगा और पूरे प्रदेश की जनता को शामिल किया जाएगा इस महायज्ञ में। मोदी जी को फिर से एक बार सत्ता में भेजने के लिए पूरी उत्तराखंड की जनता तैयार है और कांग्रेस आपको भरोसा दिलाने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का भरोसा कांग्रेस से टूट चुका है। आज कांग्रेस को खुद अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा आज की झलक रहा था। मैं चाहूंगा, मुझे तो आपका भी भरोसा नहीं है कि आप कितने दिन रहेंगे। इंजन को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार मोदी सरकार को अपना समर्थन। ठीक है पिरसाली जी, आपकी आवाज में कुछ नेटवर्क इशू है। दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो गांव-गांव जाने का जो आज जिसके ऊपर चर्चा रखी गई थी, ये बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने द्वारा अगर करा होता तो शायद सांसदों को सांसद निधि खर्च करने का एक विकल्प मिल जाता, लेकिन क्योंकि उनके सांसद कभी गाँव गए नहीं, पहाड़ चढ़े नहीं, और अब तो जो सांसद निधि वो खर्च हुई नहीं, और यही इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को जो 19 तारीख का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें भुगतेगी और जरूर भुगतेगी। बिल्कुल। शक्ति बरतवाल जी, फाइनल कमेंट। भाई दीपा जी, यही है कि जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उससे अगर वाकई उनकी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सोच विकास की है, तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि वो अपना सांसद निधि का 50% भी खर्च न कर पाए। इससे निश्चित रूप से वोटर का वोट लेने में आप समर्थ हो सकते हो, लेकिन जो मूलभूत जो लोगों की समस्याएं थी उन्हें आप समाधान करने में नाकाम रहे हैं। और दूसरा, जो प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी, वो ये नहीं बता पाए कि हमारे 5 सांसदों के गोद लिए हुए 5 गाँव के नाम क्या हैं, और अगर ऐसे होते तो उसको मॉडल गाँव के रूप में ये प्रसारित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वोटर को ये समझना चाहिए कि वो वोट किस मुद्दे पर दे रहा है और वोट किस चीज के लिए वोट दे रहा है। अगर वो वोट वाकई सिर्फ इसलिए के दे रहा है कि मोदी जी को फिर दोबारा बनाना है और अपना उसको कुछ नहीं करना है, तो फिर उसकी मर्जी है। लेकिन वाकई उस वोटर को ये लगता है कि उसके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, उसको शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसको अग्निवीर योजना पर वोट देना, तो फिर उसको सोचना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी फोर्थ फ्रंट पर है और यहाँ पर अंतिम गांव तक जाकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी लोगों से संवाद कर रहा है। राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, जो लाभ दिए गए हैं,
उनका यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, अभी भी 2 सीटों पर पीछे कांग्रेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि किसके प्रचार प्रसार में कितनी धार है और आने वाले वक्त में कौन किस जनता को कितना प्रभावित करेगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।